हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्ट कैसे करता है, कैसे कैसे होता है। मतलब ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, हो गया सब कुछ, कैसे हो, बट जाएगा कैसे उस तक सामान। तो यहाँ पे हम उसकी पूरी परफॉर्मेंस देखते हैं कि वो एक्चुअली वर्क कैसे करता है प्रैक्टिकली। सो अभी इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे ईजी चैप्टर है, मेरा फेवरेट चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। सेक्शन 31 ऑफ सेल्स ऑफ गुड एक्ट state that the performance of a contract of sale implies a duty of the seller कि जो पूरी परफॉर्मेंस होती है सेलर की ड्यूटी से होता है टू डिलीवर द गुड्स एंड ऑफ द बायर एक्सेप्ट द डिलीवरी। की सेलर की क्या डिलीवरी ड्यूटी होती है कि उसको एकदम डिलीवर करे, और जो बायर होती है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस डिलीवरी को एक्सेप्ट करे देन और उसकी पेमेंट करे जैसे उसने टर्म्स एंड कंडीशंस वैसे रखे थे। सो क्या अभी सेक्शन 31 से पता लग गया ना क्या था कि जो सेलर होता है उसकी ड्यूटी होती है कि वो उसको टाइम पे भेज दे, और जो बायर होता है उसकी ड्यूटी होती है कि उसको पैसे दे दे और उसको एक्सेप्ट कर ले। सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं डिलीवरी। अब पढ़ते हैं डिलीवरी, पर्टिकुलर डिलीवरी होता क्या है। सो मीनिंग ऑफ डिलीवरी सेक्शन 2.2 के अंडर है। डिलीवरी रेफर्स टू द वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन टू अनदर। जो डिलीवरी होता है मतलब कि अपना जो पोजीशन दे रहे हो आप किसी को, साथ में अनदर पर्सन को दे रहे हो, अपनी मर्जी से दे रहे हो। सो इन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग द सेल्स ऑफ गुड, डिलीवरी इज असेंशियल फॉर परफॉर्मेंस। कि अगर आपको परफॉर्मेंस करनी है तो आपको स्पेशली डिलीवरी देनी पड़ेगी, और जब आप किसी को ओनरशिप देते हो तो उसके साथ साथ आप उसे रिस्क भी दे रहे हो। तो ये चीज़ याद रखना। देन टाइप्स ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी कितने टाइप्स की होती हैं। डिलीवरी 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज़ एक्चुअल डिलीवरी व्हेन द गुड्स आर फिजिकली हैंड ओवर। जब आप गुड्स आपको फिजिकली हैंड ओवर करें, जैसे मेरी कार है मैं उसे दे रही हूँ तो इसे एक्चुअल डिलीवरी है। सो द कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी अटॉर्नमेंट व्हेन द डिलीवरी इज मेड बाय द एक्नॉलेजमेंट दैट द गुड्स इन पोजीशन ऑफ द बायर हैंडिंग ओवर डॉक्यूमेंट्स। जब हम किसी को डॉक्यूमेंट्स देते हैं, बेली वगैरह यूज होते हैं। एंड सिंबलिक डिलीवरी क्या होती है, व्हेन समथिंग रिप्रेजेंटिंग द गुड्स, जैसे कि कीज़। अब मैं पूरा फार्म हाउस उठा के नहीं दे सकती ना, मैं सिर्फ उसकी कीज़ दे सकती हूँ। सो ये जब किसी को हैंड ओवर कर रहे होते हैं, उसकी कोई चीज़ उसे दे रहे होते हैं। यहाँ पे जो गुड्स होते हैं बहुत ज़्यादा हैवी के हो सकते हैं, फिजिकली हम उनको नहीं दे सकते, तो यहाँ पे आती है आपकी सिंबॉलिक डिलीवरी। सो अब पढ़ते हैं रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी के रिगार्डिंग हमारे क्या क्या रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो रूल्स आते हैं वो सेक्शन 33 to 41 आ जाते हैं अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जो हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आती है 1930। तो फर्स्ट वन इज़ सेक्शन 33 डिलीवरी। सो डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन फ्रॉम सेलर टू बायर। यहाँ पे वॉलंटरी ट्रांसफ़र कर रहे पोजीशन आपका सेलर टू बायर से। देन इट कैन बी एक्चुअल, सिंबल और कंस्ट्रक्टिव। तो ये आपकी एक्चुअल हो सकती है, सिंबलिक हो सकती है, एज वेल एज कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। देन मस्ट बी एड पर द टर्म्स ऑफ कंडीशन, कि आपकी क्या कंडीशन है, क्या आपके टर्म्स हैं। देन सेकेंड इज सेक्शन 31। सेक्शन 31 क्या कहता है, effect of the part of delivery. If part of delivery is made in progress, the whole of delivery, it is treated as delivery of the whole। कि मान लीजिए मैं पूरी डिलीवरी नहीं कर पाई बट मैं इसको थोड़ा पार्ट देती, मैं पूरा भी दे दूँगी, तो ये आपका वो होल की तरह उसको ट्रीट करना है। इफ़ पार्ट डिलीवरी इज मेड टू सेपरेट इट फ्रॉम होल, इट डज नॉट काउंट एज डिलीवरी ऑफ द फुल। कि अगर आपने पूरा नहीं दिया, आप ज़्यादा टाइम तक नहीं दे रहे हो, तो आपको पूरा नहीं माना जाएगा, आप उसको पूरी डिलीवरी करनी पड़ेगी। देन सेक्शन 35 बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। की जो बायर होता है उसकी एक रूल बनता है, उसकी ऑब्लिगेशन से कि वो अप्लाई करे डिलीवरी के लिए। द सेलर इज़ नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स अनलेस द बायर अप्लाई द डिलीवरी। वो सेलर जब तक उसे डिलीवरी नहीं करेगा, जब तक जो बायर होगा वो बोलेगा नहीं या उसे अप्लाई नहीं करेगा कि मेरे यहाँ डिलीवरी कर दो। सो द बायर मस्ट मेक अ रिक्वेस्ट और डिमांड डिलीवरी गुड्स। कि जो बायर होता है उसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, डिमांड करनी पड़ती है अपने गुड्स की। देन फोर्थ वन इज सेक्शन 36.1 दैट इज प्लेस ऑफ डिलीवरी। इफ़ नॉट स्पेसिफाइड डिलीवरी इज मेड एट द सेलर प्लेस बिजनेस। कि अगर वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा है तो जो डिलीवरी होगा वो सेलर के प्लेस से हो जाएगी। डिलीवरी इज़ मेड एट द सेलर्स प्लेस, जो सेलर्स के प्लेस होगी वहाँ से डिलीवरी हो जाएगी। इफ़ बोथ नो गुड आर डिफरेंट प्लेसेस, डिलीवरी इज़ मेड एट दिस प्लेस। अगर दोनों को पता होगा तो जो गुड्स हैं वो बहुत डिफरेंट जगह पे भी प्लेस हो सकती है। देन फिफ्थ वन इज़ 36.2 दैट इज़ टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी मस्ट बी मेड एट रीजनेबल आवर। जो डिलीवरी वो रीजनेबल आवर्स में नहीं चाहिए, नहीं आप आधी रात को आके डिलीवरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
आपको टाइम पे करनी चाहिए। देन व्हाट इज़ रीजनेबल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गुड्स, ये गुड्स पे डिपेंड करता है और आपके क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं उन पे डिपेंड करता है। देन सेक्शन 6 पढ़ते हैं, दैट इज सेक्शन 36.3 गुड्स इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी। अगर आपको थर्ड पार्टी पे देना है मतलब उस पर, सो नो वैलिड डिलीवरी अनलेस ए थर्ड पार्टी एक्नॉलेजमेंट होल्डिंग द गुड्स बायर्स बिहाफ। हम थर्ड पार्टी को तब तक गुड नहीं दे सकते जब तक वहाँ उसके पास कोई ऐसी चीज़ ना हो कि हाँ वो बायर ने उसको बोला है गुड लेने के लिए। देन 7 पढ़ते हैं, दैट इज सेक्शन 36.5 that is expense of delivery, seller bears the cost of putting goods in deliverable state। जो हमारे जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे सेलर फेस करता है जितने भी डिलीवर करने के लिए किए जाते हैं। देन बायर बियर कॉस्ट ऑफ रिसीविंग डिलीवरी, जो बायर होता है उसको डिलीवरी रिसीव करने की कॉस्ट फेस करनी पड़ती है अनलेस एग्रीड अदरवाइज, अगर जब एग्रीड हो रखा हो ऑलरेडी तो। देन अभी 8 पढ़ते हैं, दैट इज सेक्शन 37 के सेक्शन 37 क्या कहता है, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। अगर आपने रॉन्ग क्वांटिटी की डिलीवरी कर दी है तो उसके पास ऑप्शन होते हैं। मान लीजिए आपकी पूरी ही डिलीवरी गलत है तो आप उसके लिए क्लेम एक्सचेंज कर सकते हो। अब मान लीजिए आपके पास आधी डिलीवरी हुई है तो आप दूसरी के लिए मांग सकते हो, डिमांड कर सकते हो, या फिर आपको जो आधी रिसीव है पूरी रिजेक्ट कर सकते हो। या फिर आपके पास आपको चाहिए थे 50 बॉक्सेस ए के चाहिए थे, 50 बॉक्सेस बी के चाहिए थे, बट आपको 100 बॉक्सेस ए के रिसीव हुए हैं और 20 बॉक्सेस बी के रिसीव हुए हैं। तो आप वहाँ पर जितना आपको चाहिए था आप अपने रख सकते हो, बाकी आप रिटर्न कर सकते हो, फिर आप सारे रिटर्न कर सकते हैं। सो सेक्शन 37 क्या कहता है, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। इफ़ लेस इज़ डिलीवर, अगर आपके पास कम डिलीवर हुआ है तो जो बायर है वो उसको रिजेक्ट कर सकता है या फिर उसको एक्सेप्ट करके पे कर सकता है। देन इफ़ मोर इज़ डिलीवर, अगर आपके पास ज़्यादा डिलीवर हो गया तो बायर उसको सारे को रिजेक्ट कर सकता है या फिर जितना आपको एक्सेस मिला है उसे रिजेक्ट कर सकता है। देन उसके पास इफ़ गुड्स आर मिक्सड, अगर गुड्स मिक्सड हैं तो जो बायर है वो उसको करेक्ट गुड को एक्सेप्ट कर सकते हैं और बाकी नहीं तो सारा भी रिटर्न कर सकते हो। देन 9 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 38 कि डिलीवर बाय इंस्टॉलमेंट। अगर आपको इंस्टॉलमेंट में चीज़ें डिलीवर हो रही हूँ सो अनलेस एग्रीज, अगर एग्रीड है तभी आपको इंस्टॉलमेंट में रिसीव होगा। बायर इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी इंस्टॉलमेंट, अगर हमने लिखा नहीं हुआ कहीं पे कि आपको इंस्टॉलमेंट में मिलेगी, अगर आपको फिर भी इंस्टॉलमेंट मिल रही है तो आपको मना कर सकते हो, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, आपके पास फ्री राइट होता है। इफ़ एग्रीड नॉन परफॉर्मेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट में अलाउ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन, अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं है कि आपको इंस्टॉलमेंट में मिलने वाली है तो आप उसको पूरे को कैंसिल भी कर सकते हो। देन 10th वन दैट इज सेक्शन 39 डिलीवरी टू कैरियर और वॉ फिंगर। डिलीवरी टू कैरियर इज इक्वल टू डिलीवरी टू बैर, मतलब डिलीवरी टू कैरियर इन द सेंस कि आप बैर को दे रहे हो तो जो सेलर होता है उसको प्रॉपर अरेंजमेंट बनाने चाहिए कि जो डिलीवरी हो वो बिल्कुल सेफ हो, एकदम अच्छी क्वान्टिटी और क्वालिटी वाइज हो। देन 11 दैट इज सेक्शन 40 डिटोरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट्स, कि अगर गुड जो हमारी है ख़राब हो जाती हैं और उसका सेलर का कोई फॉल्ट नहीं है ट्रांजिट करते हुए तो जो लॉस होगा वो बायर पर आ जाएगा। फिर उसके बाद 12 दैट इज सेक्शन 41 बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स, जो बायर होता है उसका पर्सनली खुद का राइट होना चाहिए उस चीज़ों को एग्जामिन करने का। बायर हैज़ राइट टू एग्जामिन गुड्स, वो उनको एक्सेप्ट करने से पहले एग्जामिन कर सकता है कि हाँ गुड्स अच्छी आई हैं कि नहीं आई हैं। देन एक्सेप्टेंस अकर्स इफ बायर यूज़ केप्ट विदाउट रिजेक्शन, कि अगर वो एक्सेप्ट कर सकता है बायर अपने पास रख सकता है, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता अगर उसके पास गुड्स अच्छी आई हैं तो। इतने थे तो अभी तो 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं। तो पहले में क्या करते हैं, डिलीवरी करता है कि वो लोग कैसे डिलीवरी करने वाले हैं। सेकंड में वो पार्ट बेचता है उसको। देन थर्ड में क्या करता है, बायर जो है अप्लाई करता है डिलीवरी के लिए। फिर वो डिलीवरी का प्लेस बताता है कि करना कहाँ है, अब जगह बता दी है तो उसका वो टाइम बताता है कहाँ करनी है। फिर उसके बाद कि वो जब मिल जाएगा रिसीव कौन करेगा। फिर उसके बाद जो खर्चे होंगे वो कौन करेगा। फिर अगर गलत क्वांटिटी की रिसीव होगी घर जाके देखा तो क्या करे। देन इंस्टॉलमेंट कैसे है, देन कितनी सेफ्टी के साथ आई है नहीं आई है। फिर अगर फॉल्ट आ गया तो कौन पे करेगा। देन जो बायर का राइट है वो ये सब। तो ये सीरियल ऑर्डर वाइज लिखना एग्ज़ाम में, और ये देखना बहुत ईजी है, अभी से लर्न करने बैठ जाओ पॉइंट वाइज हो जाएगा, बहुत ईजी है। ये आ गया तो मतलब डेफिनेटली मज़े ही मज़े हैं, फिर कर लेना। देन उसके बाद सेक्शन 42 एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी, की डिलीवरी हो गई है उसे वो एक्सेप्ट करना है। सो एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द बायर अकर्स इन फॉलोइंग वेज, कि वो एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस क्या होती है, व्हेन द बायर एक्सप्लिसिट टेल्स द सेलर दैट दे एक्सेप्टेड द गुड्स, जो बायर है वो उसको एक्सप्लिसिटली बताता है, मतलब लिख कर बताता है या बोल के कि उसने वो गुड्स एक्सेप्ट कर लिया। देन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस उसे करनी ही पड़ेंगी अब तो। इफ़ द बायर एक्ट इन अ वे इनकंसिस्टेंट द सेलर ऑनरशिप लाइक यूजिंग और रीसेलिंग द गुड्स,
द बायर कीप द गुड्स विदाउट रिजेक्टिंग देन द रीजनेबल टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, दैन उसने बिना बोली उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसने कोई रिजेक्शन वगैरह की चीज़ नहीं बोली, इन द सेंस कि उसने एक्सेप्ट ही कर लिया। देन इंस्पेक्शन राइट, बायर हैज़ राइट टू एग्जामिन द गुड्स, जो बायर है उसका राइट होता है गुड्स को एग्जामिन करने का और एक्सेप्ट करने से पहले, जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट से मैच कर पाए। देन इसके की पॉइंट्स क्या कहते हैं, वंस गुड एक्सेप्ट, अगर उसने एक बार गुड्स एक्सेप्ट कर ली, जो बायर होता है उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता है अगर उसमें कोई हिडन डिफेक्ट ना है या फिर इंस्पेक्शन उसने ही नहीं करा है, इन सब चीज़ों की वजह से वैसे डिफेक्ट नहीं कर सकता। देन उसके बाद पढ़ते हैं बायर्स लाइबिलिटी फॉर रिजेक्टिंग, नेग्लेक्टिंग, रिफ्यूजिंग डिलीवरी अंडर द सेल्स ऑफ गुड, कि जो बायर है क्या लाइबिलिटी है उसको गुड्स को रिजेक्ट करने की, निगलेक्ट मतलब मना करने की, रिफ्यूज़ मतलब वहाँ से हटने की, अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो फर्स्ट पढ़ते हैं दैट इज सेक्शन नंबर 43, बायर्स लाइबिलिटी फॉर रिजेक्टिंग द गुड्स, अगर वो गुड्स को रिजेक्ट कर रहा है तो। So, if the buyer wrongly rejected the goods, he is not discharged from the contract, अगर उसने गलती से रिजेक्ट कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज नहीं होता है। दिस सेलर कैन sue फॉर डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, जो सेलर है वो सू कर सकता है उसकी नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से, क्योंकि उसने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी है। सो मेरे रिजेक्शन डज नॉट कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस बोथ पार्टीज एग्री टू रिसाइन इट, कि वो कैंसिल नहीं हो सकता जब तक दोनों पार्टी एग्री नहीं करती है उसको एक्सेप्ट करने से। देन इसका एग्जांपल, इफ द सेलर डिलीवर गुड्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बाय द बायर रिफ्यूज देम विदाउट अ वैलिड रीजन, द बायर इज लायबल टू ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, अगर मान लीजिए उसने एकदम सेलर ने एकदम अच्छे से गुड्स भेजी थी जैसे उसने कहा था, बट उसने फिर भी उसे एक्सेप्ट नहीं करा, तो जो सारा लॉस होगा वो बायर फेस करने वाला है। देन सेकेंड दैट इज सेक्शन 44, लायबिलिटी फॉर निगलेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी, देन उसकी मतलब उसने मना कर दिया डिलीवरी से। इफ़ द बायर निगलेक्ट्स टू रिफ्यूज टेक डिलीवरी, अगर उसने डिलीवरी लेने से मना कर दिया विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर बीइंग आस्क्ड, विद इन टाइम के अंदर अंदर उसने मना कर दिया डिलीवरी लेने से, तो ही इज़ लायबल टू द सेलर फॉर एनी लॉस कॉज्ड बाय डिले, तो वो जो सेलर होगा वो लायबल होगा क्योंकि उसके डिले की वजह से वो चीज़ हुई है। देन ही मस्ट ऑल्सो पे रीजनेबल चार्जेस फॉर द केयर एंड कस्टडी ऑफ गुड्स, वो एकदम रीजनेबल चार्जेस भी कर सकता है अपनी गुड को कस्टडी करने से। एग्जाम्पल, इफ़ द सेलर इन्फॉर्म्स द बायर दैट द गुड्स आर रेडी फॉर डिलीवरी एंड द बायर डिले पिकअप, तो अगर सेलर ने उसको बता दिया कि आप डिलीवरी ले लो वो रेडी हो गई है, बट जो बायर है उसने लेने में वो दिक्कत कर दी है, डिले कर दिया है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयर हाउस एंड स्टोरेज चार्जेस, तो जो बायर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसके एक्स्ट्रा स्टोरेज चार्जेस का, जो सेलर होगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो अब पढ़ते हैं राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द बायर, कि जो बायर है उसके राइट एंड ड्यूटीज़ क्या है। तो पहले राइट पढ़ लेते हैं कि उसके कौन कौन से अधिकार हैं आप जिसके लिए उसको बिल्कुल मना नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट वन इज़ बायर हैज़ राइट टू हैव डिलीवरी ऑफ गुड्स एज कंस्ट्रक्टेड, कि उसके पास राइट है ऐसे डिलीवरी लेने का जैसे उसने कहा था, अंडर सेक्शन ऑफ 31 एंड 32, मुझे लगता है 5 नंबर में आ जाएगा सेक्शन ए में। एंड सेकेंड वन इज़ इफ़ सेलर, या फिर ऐसा आ सकता है मर्ज क्वेश्चन आ सकते हैं। Then second is, if seller sends the good of defective quality, then buyer reject the goods under section 37, section 37 के अंदर अगर उसकी defective quality है तो वो reject कर सकता है। Third one is, if there is no agreement of installment, then buyer can reject the good if seller set in installment, अगर उस installment का कोई agreement नहीं था बट वो फिर भी installment में भेज रहा तो वहाँ पे वो reject कर सकता है under section 38.1. Then fourth one is, if seller sent good by the sea, then buyer has right to receive the notice to get an insurance, अगर तो सेलर उसे सी के द्वारा गुड्स भेज रहा है तो राइट बायर के पास राइट होना चाहिए वो नोटिस गेट करने का इंश्योरेंस का, अंडर द सेक्शन 39.3. देन फिफ्थ वन इज बायर हैज़ राइट टू एग्जामिन गुड बिफोर एक्सेप्टेंस, जो बायर होता है उसके पास राइट होता है गुड्स को एग्जामिन करने का एक्सेप्ट करने से पहले। सेलर विल गिव बायर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन, तो जो सेलर होगा उसे अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बायर को वो चीज़ एग्जामिन करने की, अंडर सेक्शन 41. So, sixth one is buyer has right to sue for price if goods are not delivered as per terms, जो बायर होता है वो प्राइस के लिए सू भी कर सकता है अगर एज पर टर्म्स एंड कंडीशन उसको वो चीज़ें रिसीव ना हुई हों। सो ड्यूटीज़ ऑफ बायर, की बायर जो होता है उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, जो बायर को खुद जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो ये भी नहीं बिल्कुल ही गधा बन के चीज़ें ले रहा है, उसके पास खुद भी इतनी नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए भी क्या बार टाइम पढ़ के आया ना। सो फर्स्ट इज़ इट इज़ ड्यूटी ऑफ बायर टू एक्सेप्ट द गुड्स एंड पे फॉर देम, तो जो ड्यूटी होती है बायर की गुड्स को एक्सेप्ट करे और उसको पे भी करे जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था सेक्शन 31 एंड 32 के अंदर। देन सेकेंड इज़ इट इज़ ड्यूटी ऑफ बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, और ये बायर की ड्यूटी होती है कि वो डिलीवरी के लिए अप्लाई करे। देन थर्ड वन इज़ बायर विल
इंटीमेट टू सेलर इफ़ ही रिजेक्ट्स द गुड। जो बायर होता है वो इंटीमेट होता है सेलर को अगर वो ही गुड रिजेक्ट करता है अंडर सेक्शन 43। देन इट इज़ ड्यूटी ऑफ बायर टू टेक डिलीवरी विद इन रीजनेबल टाइम। और ये बायर की ड्यूटी होती है कि विद इन द रीजनेबल टाइम उसकी जो डिलीवरी है उसको एक्सेप्ट करे। देन फिफ्थ, if buyer neglects to refuse accept to pay for goods, he will liable to compensate the seller। अगर जो बायर है उसने रिफ्यूज़ कर दिया एक्सेप्ट करने से कुछ के लिए तो वो लायबल होगा सेलर को कंपनसेट करने के लिए अंडर दिस सेक्शन 56। तो यहाँ दैट्स फॉर योर चैप्टर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर था, बहुत सिंपल चैप्टर था, मतलब मेरा तो फेवरेट चैप्टर है। और अगर आपको बिजनेस लॉ के या बाकी किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर लो, वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। अगर कमेंट्स में मेंशन कर दो कमेंट्स में चाहिए तो वो भी प्रोवाइड हो जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।